नमस्कार दोस्तों। पुलिस, एफआईआर, जेल और कोर्ट ये सब ऐसे शब्द हैं जिनको सुनते ही हम घबराने लगते हैं। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हमको इन सब के बारे में बेसिक जानकारी तक नहीं है। हमें ये तक नहीं पता कि एफआईआर लिखवाने का सही प्रोसेस क्या होता है। अगर कभी आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे क्या क्या रूल फॉलो करने होते हैं, आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है। इस तरह की सभी जानकारियों के अभाव में आप एक तो पुलिस की मनमानी का शिकार होते रहते हैं और दूसरा आप इन सब कानूनी पचड़ों से दूर भागने लगते हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे, अगर आपने इस वीडियो को बस एक बार लास्ट तक देख लिया तो यकीन मानो आपको एक छोटे मोटे वकील के बराबर जानकारी तो जरूर हो जाएगी और आपको एफआईआर लिखने के लिए किसी जुगाड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बिल्कुल बेसिक से जानते हैं। दोस्तों, आपने दो शब्द अक्सर सुने होंगे, एक आईपीसी और दूसरा सीआरपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आईपीसी हमें बताता है कि इंडिया में क्या अपराध है और क्या नहीं, और सीआरपीसी हमें बताता है अपराध के हो जाने के बाद का पूरा प्रोसेस। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर कई जगह ये लाइन लिखी हुई जरूर देखी होगी कि धूम्रपान करना एक दंडनीय अपराध है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको 500 रुपए का जुर्माना और 1 साल तक की जेल हो सकती है। तो दोस्तों, जो इसमें पहली लाइन है कि धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है, वो है आईपीसी, और जो दूसरी लाइन है कि आप ऐसा करते पाए गए तो 500 रुपए का जुर्माना और 1 साल की जेल हो सकती है, ये है सीआरपीसी। चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के एक सफर पर। मान लीजिए आपके साथ कोई घटना होती है, तो आप सबसे पहले जिस एरिया में आपके साथ कोई घटना हुई है उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाएंगे। आप कहाँ रहते हैं उस एरिया के थाने से कोई मतलब नहीं है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो उस एरिया के थाने में कंप्लेन करने चले जाते हैं जिस एरिया में वो रहते हैं। फिर पुलिस वहां आपसे चक्कर पे चक्कर कटवाते रहती है कि ये हमारे एरिया का केस नहीं है, आप दूसरे पुलिस स्टेशन पर जाइए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब आप पुलिस स्टेशन चले गए तो आपको लिखित में एक कंप्लेन देनी होती है। आप एक कंप्लेन घर से भी लिख कर ले जा सकते हैं, उसे आपको पुलिस स्टेशन में जमा करना होता है और आपको उसकी रिसीविंग लेनी होती है। अब आपको कम से कम 72 घंटे इंतजार करना होता है और उसके बाद आपकी एफआईआर लिख दी जाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि पुलिस स्टेशन जाते ही एफआईआर हो जाती है और वहां जाते ही वो बोलने लगते हैं कि पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही। तो दोस्तों, नियमों के हिसाब से ऐसा नहीं होता। आपको पहले एक लिखित में कंप्लेन देनी होती है, फिर पुलिस घटनास्थल पर जाके पता करती है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है या नहीं, और आसपास के लोगों से घटना के बारे में पता करने की कोशिश करती है। उसके बाद आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। बस आपको ध्यान सिर्फ ये रखना होता है कि आपको किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना है। दोस्तों, बहुत सारे केसेस में 72 घंटे के बाद भी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। ये किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे पुलिस पर किसी शक्तिशाली नेता का दबाव या किसी माफिया का दबाव। तो इस सिचुएशन में भी आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आपकी कंप्लेन सही है और आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो सबसे पहले तो आपको पीसीए यानी पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी इसमें कंप्लेन करनी है। अगर वहां भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कंप्लेन कर देनी है। यहां आपकी बात 100% सुनी जाएगी और साथ ही साथ उन पुलिस ऑफिसर्स पर कार्रवाई भी की जाएगी जो आपकी कंप्लेन नहीं लिख रहे थे, क्योंकि सीवीसी का काम ही है अधिकारियों के खिलाफ आने वाली शिकायतों पर एक्शन लेना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही या ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप एक वकील से बात करिए, पूरा घटनाक्रम उसे बताइए और सारे सबूतों के साथ कोर्ट चले जाइए। फिर कोर्ट से आपकी एफआईआर होना तय है। आइए अब जानते हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद का प्रोसेस। दोस्तों, जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाती है, इसके बाद पुलिस का काम शुरू हो जाता है। इस केस के लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है जो इस पूरे केस की छानबीन करता है और पूरे केस को यही लीड भी करता है। पुलिस के पास 60 से 90 दिन का टाइम होता है जिसमें उसे इस पूरी घटना की रूपरेखा तैयार करनी होती है, जिसे चार्जशीट कहते हैं। इस चार्जशीट में घटना से संबंधित पूरी जानकारी होती है कि घटना स्थल से क्या क्या बरामद हुआ है, कितने आरोपी हैं, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, और इस चार्जशीट को 60 से 90 दिन के अंदर कोर्ट में सबमिट करना होता है। इस दौरान पुलिस को जिस पर भी शक होता है पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है और पुलिस किसी को भी शक के आधार पर पुलिस स्टेशन पर बुला सकती है। ये पुलिस के पास राइट्स होते हैं, लेकिन पुलिस किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती और हिरासत के दौरान पुलिस किसी पर भी हाथ उठाना तो दूर, गाली तक नहीं दे सकती। ये गैर कानूनी है, भले ही आरोपी ने हत्या ही क्यों न की हो। दोस्तों, पुलिस छानबीन के दौरान एक सिचुएशन कभी कभी ये आती है कि आरोपी पकड़ा जाता है और आरोपी की हमसे दुश्मनी होती है
तो वो इस दुश्मनी के चलते झूठ मूठ में हमारा नाम भी ले लेता है। और दूसरा, पुलिस को हम पर कभी कभी शक हो जाता है, लेकिन हमारा उस घटना से कोई संबंध नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और पुलिस को हमें अरेस्ट करने से पहले कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। इन दोनों में से किसी भी कारण से अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो अपने नेम बैच के साथ यूनिफॉर्म में होना चाहिए और उसके पास एक अरेस्ट मेमो होना चाहिए जिसमें डेट, टाइम और जिसको अरेस्ट करना है उसका नाम और अरेस्ट करने का रीजन लिखा हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ एक विटनेस के उस पर साइन होते हैं। वो विटनेस कोई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है या फिर आपका वकील हो सकता है। अगर पुलिस आपको घर के बाहर से उठा रही है तो 12 घंटे के अंदर पुलिस को आपके घर पर इन्फॉर्म करना होता है और इस पूरे प्रोसेस में पुलिस वाला आप पर हाथ उठाना तो दूर, गाली तक नहीं दे सकता और आपको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में भी नहीं रख सकता। अगर वो ऐसा करता है तो आप पुलिस के ऊपर भी एफआईआर कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी हो तो आप जब तक पुलिस की हिरासत में हो तब तक आप उनकी पूरी बात मान लीजिए और जैसे ही आप वहां से फ्री होते हो उसके बाद आपको इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देनी है। आपको सबसे पहले एसएचओ और डीआईजी से कंप्लेन करनी है कि पुलिस ने आपके साथ अभद्रता की है। आप चाहो तो इनके पास जाके भी कंप्लेन कर सकते हो या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू भी कंप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आपको एक कंप्लेन पीसीए यानी पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी और एक कंप्लेन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में करनी है और इन सभी शिकायतों के प्रूफ अपने पास जरूर रखने हैं। अगर अभी भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप वकील से बात करके सारे प्रूफ के साथ कोर्ट चले जाइए, वहां से एफआईआर कर दीजिए। बस एक बार एफआईआर हो गई तो वो पुलिस ऑफिसर आपसे घुटनों में बैठकर माफी मांगेगा, क्योंकि अपनी सरकारी नौकरी को कोई नहीं खोना चाहता। अब फैसला आपको करना है कि आपको उसे माफ करना है या फिर नहीं। खैर, टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस को 24 घंटे से ज्यादा भी आरोपी को कस्टडी में रखना होता है, जब पुलिस को लगता है कि उसे आरोपी के खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने हैं। लेकिन इसके लिए पुलिस को कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होती है कि सबूत और इकट्ठे करने हैं तो आप इसकी पुलिस कस्टडी बढ़ा दीजिए। और कोर्ट भी 14 दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता, और वो भी एक साथ नहीं देता बल्कि 3-3, 4-4 दिन करके देता है। तब जाके 24 घंटे से ज्यादा पुलिस आरोपी को अपने पास रख सकती है। अब मान लीजिए 14 दिन पूरे हो गए हैं लेकिन अभी भी आरोपी निर्दोष साबित नहीं हुआ है और ना ही उस पर जुर्म साबित हुआ है, तो अब आगे क्या होगा? क्योंकि पुलिस कस्टडी तो 14 दिन से ज्यादा होती नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो तरह की कस्टडी होती है। एक होती है पुलिस कस्टडी यानी पुलिस हिरासत और दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत। पुलिस कस्टडी में पुलिस आरोपी को अपने पास यानी थाने में बने लॉकअप में रखती है, जबकि जुडिशियल कस्टडी में आपको पूरे केस के दौरान मजिस्ट्रेट की निगरानी में रखा जाता है और आपको जेल में रखा जाता है। जुडिशियल कस्टडी में भी आरोपी को 14 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। 14 दिन के बाद अप्रूवल लेके जुडिशियल कस्टडी बढ़ती है और ये हर 14 दिन में तब तक बढ़ती रहती है जब तक या तो आपको जमानत मिल जाए या फिर आप निर्दोष साबित हो जाएं या फिर आपका केस क्लोज हो जाए। इन तीनों में से एक भी चीज अगर नहीं हुई तो आप जेल में ही रहेंगे और हर 14 दिन के बाद जुडिशियल कस्टडी बढ़ती रहेगी। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि पुलिस को 60 से 90 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट देनी होती है। अगर पुलिस चार्जशीट नहीं दे पाती है तो जो भी दोषी हैं वो बेल लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं। अब मान लीजिए पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में जमा कर दी, तो अब क्या होगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पुलिस जो चार्जशीट कोर्ट में देती है उसकी कोर्ट पूरी तरह से जांच करता है कि कहीं कोई धारा जबरदस्ती तो नहीं लगाई गई है, आईपीसी और सीआरपीसी का सही से पालन हुआ है या नहीं। जब फाइनल चार्जशीट एक्सेप्ट हो जाती है तब मुकदमा शुरू होता है और सुनवाई की तारीख दी जाती है। कोर्ट के अंदर जज के सामने हर एक चीज डिस्कस होती है, गवाह आते हैं, सबूत दिए जाते हैं और उसके बाद जज फैसला सुनाता है। मान लीजिए इसके बाद आपको अपराधी बता दिया जाता है तो आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं और वहां से भी अगर आपको लगता है कि फैसला आपके हक में नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 3 कोर्ट होते हैं। एक लोअर कोर्ट जो हर जिले में एक होता है, दूसरा हाई कोर्ट जो हर राज्य में एक होता है और तीसरा होता है सुप्रीम कोर्ट जो कि पूरे देश में एक ही होता है। अगर आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ दोबारा से मुकदमा चलता है या दोबारा से सारे गवाह और सबूत देखे जाते हैं, बल्कि जो जजमेंट लोअर कोर्ट ने दिया होता है उसी को रिव्यू किया जाता है। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस केस में किसी गवाह का बयान सही से नहीं लिया गया है या फिर कुछ कमी रह गई है, तब उस गवाह को वापस से बुलाया जाता है। अब मान लो जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी आपको सजा सुना दी जाती है, फिर उस केस में आपको सजा काटनी ही होती है, उसे कोई नहीं रोक सकता और जो आप बेल ले रहे होते हैं वो भी आपको मिलना बंद हो जाती है। अब आपको सिर्फ पैरोल मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेल और पैरोल में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, जब तक आपका जुर्म साबित नहीं होता है
तब तक आपको क्रिमिनल नहीं माना जाता। और ऐसे केस में अगर कोर्ट को लगता है कि केस अभी चल रहा है और जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है और बाहर जाके जो सबूत और गवाह हैं उन्हें अब ये खराब नहीं कर सकता, तो सिचुएशन देखकर कोर्ट बेल दे देता है। और अगर लोअर कोर्ट ने फैसला सुना भी दिया है और हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी आप अपराधी साबित नहीं हुए हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब तक आखिरी फैसला नहीं सुना देता तब तक आप बेल ले सकते हो। एक बार आपका जुर्म साबित हो जाता है तो फिर आपको बेल नहीं मिलती, आपको सिर्फ पैरोल मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। पैरोल केवल तभी मिलता है जब बहुत जरूरी हो। सुप्रीम कोर्ट जब सजा सुना देता है तो एक लास्ट ऑप्शन सिर्फ उन अपराधियों के लिए होता है जिनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, और वो ऑप्शन होता है दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन, जिसमें अपराधी के पास ऑप्शन होता है भारत के राष्ट्रपति से मर्सी मांगने का। प्रेसिडेंट अगर चाहें तो अपराधी की सजा को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी आपकी लाइफ से जुड़ी जानकारी के साथ। टेक केयर।